नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट ऑफ 1935। इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है। ये भारत का ब्रिटिश रूल में सबसे मेजर, सबसे बड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट था और ये लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1935 में, क्योंकि उसके बाद 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफ़ी एक्ट आए थे, काफ़ी रिफॉर्म्स आए थे। 1919 का था, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट में, 1909 का था, और भी बहुत सारे थे, साइमन कमीशन था। परंतु एक्ट ऑफ 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। आज हमारे आधुनिक भारत में, आज के हमारे संविधान में, करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे प्रावधान हैं जो एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं, जो कि अभी भी अस्तित्व में है। लिस्ट सिस्टम हो गए, बाकी भी बहुत सारे हो गए, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा जो संविधान अस्तित्व में है, उस संविधान के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं। इसीलिए एक्ट ऑफ 1935 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट कहा जाता है इन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण था? देखिए, इस एक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि लगातार एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इंडिया के अंदर इमरजेंस हो रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। 1919 का जो एक्ट था, एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टेग्यू एंड क्लेम्स फॉर रिफॉर्म, वो बुरी तरह फेल हो गया। लोगों ने उसको अस्वीकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब 1927 में साइमन कमीशन आया, तो लोगों ने साइमन कमीशन को भी बॉयकॉट किया, साइमन कमीशन के खिलाफ लड़े। भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने साइमन कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, साइमन कमीशन के खिलाफ लड़े, साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया। फिर उसके बाद ब्रिटिश थिंग्स को बॉयकॉट किया, ब्रिटिश को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। पूरे भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लहर चलने लग गई। सारे लोग एक हो गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चक्कर में। ऐसे करते करते इंडियन पीपल्स के अंदर जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे, वो अपने पीक पे आ गए थे, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुके थे। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियंस तो हमें मार पीट के हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, तो चलो कुछ हम चेंज करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ हम इनके लिए बदलाव करते हैं। और वाकई एक्ट ऑफ 1935 ऐसा पहला एक्ट था जिसमें वाकई में ब्रिटिशर्स ने बदलाव किया। वाकई में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इंडियंस का कुछ अच्छा करते हैं। बाकी 1919 के हो गए, 1909 के हो गए, जितने भी एक्ट थे, सब में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ खिलवाड़ किया था, इंडियंस का मजाक उड़ाया था। उनकी कोई थॉट नहीं थी कि हम इंडियंस का भला करें, इंडियंस के लिए कुछ वाकई ऐसे अमेंडमेंट लाएं, ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जिससे कि इंडियंस का भला हो। तो सारे इंडियंस के साथ खिलवाड़ थी। परंतु एक्ट ऑफ 1935 पहला ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था जिसमें वाकई भारतीय लोगों के बारे में सोचा गया था। तो आज हम इसी जो लास्ट एक्ट था ब्रिटिश रूल का, अमेंडमेंट का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है अंडर ब्रिटिश रूल, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कॉन्फ्रेंसेस की और उन 3 कॉन्फ्रेंसेस को करने के बाद उन्होंने एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें कुछ रिफॉर्म्स थे। बाद में जाके कुछ अमेंडमेंट करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसको कहा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, अब हम प्रावधान देखते हैं एक्ट ऑफ 1935। इट्स अ मेजर रिकमेंडेशन वर। ये जो मेन प्रावधान थे, पहला प्रावधान था डायरकी इन प्रोविंसेस वर एबॉलिश्ड एंड प्रोविंसेस ग्रांटेड कंप्लीट ऑटोनॉमी। डायरकी यानी द्वैत शासन, यानी इस शासन के अंदर कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं होती है और दूसरी गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होता है, और दूसरी गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि पहली गवर्नमेंट भी साथ में रूल कर रही होती है। इसलिए डायरकी सिस्टम वो शासन होता है जिसमें
द्विशासन होगा। जैसे कोई प्रोविंसेस है बंगाल का प्रोविंसेस है तो उसके अंदर द्विशासन था, एक इंडिपेंडेंट सरकार नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो डायरकी था उसको एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया और कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई, यानी एक सरकार का कंप्लीट शासन होगा। अब उस सरकार के हाथ में उस गवर्नमेंट का स्टेट का पूरा कंट्रोल होगा। तो कंप्लीट जो ऑटोनॉमी थी, पूर्ण शासन था, स्वतंत्र आराम से आप रूल कर सकते हो, वो कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर वर प्रोविंस्ड in 6 provinces of Bengal, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, आसाम एंड बिहार। इन सभी प्रोविंसेस के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि 2 हाउसेस होंगे। जैसे आप हिंदुस्तान में देख सकते हो लोकसभा और राज्यसभा, तो ये बाई कैमरल है। वैसे ही उस समय 6 प्रोविंसेस के अंदर ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक अपर हाउस होता है उसको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 हाउस इंट्रोड्यूस किए गए जो कि आज भी हमारे मॉडर्न समय में भी हमारे संविधान में जो कि है हमारे राज्यों के अंदर जो है, तो उस समय ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, सेंट्रल प्रोविंसेस था, बिहार और आसाम था। तीसरा है इन ऑल इंडियन फेडरेशन वर प्रोपोज टू इंक्लूड इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। फेडरेशन, जैसे कि मैंने आपको अपना चैनल पे 3रा-4था वीडियो जब बनाया था उसमें मैंने बताया था कि फेडरलिज्म के ऊपर पूरा वीडियो बना है। फेडरलिज्म आपको पता ही है जिसमें पावर वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, मतलब कि अलग अलग जगह आपके पावर बांटे गए हैं, कोई कहीं राज करेगा, कोई कहीं राज करेगा, फिर उसमें और पावर आगे डिवाइड होता है, तो उसे फेडरलिज्म कहते हैं। यानी शक्तियों का गठन होता है, बहुत सारे राज्य साथ मिलकर एक स्टेट बनता है, एक कंट्री बनता है, तो वो फेडरलिज्म हो गया। उसी प्रकार से उस समय जो प्रिंसली स्टेट थे और जो प्रोविंसेस थे, जो जिसमें इंडियन प्रोविंसेस थे जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली राज किया करती थी, और प्रिंसली स्टेट थे जिसमें राजा राज करते थे, उन सबको मिलाया साथ में और नाम दिया गया फेडरेशन। यानी फेडरेशन का मतलब ही आपको पता है, फेडरेशन यानी एकता, यूनाइट, तो इन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाया गया। डायरकी इन सेंट्रल व इंट्रोड्यूस, सेंटर के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपनी मनमानी करते थे, परंतु अब सेंटर के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस की तब प्रोविंसेस, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो भी इसके अंदर अपनी सहभागिता दिखा सकती थी और लोगों के साथ इतना अत्याचार नहीं होता था। 5वां जो प्रावधान था वो था ऑल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सब्जेक्ट वर ऑल्सो डिवाइडेड अमॉन्ग दीज 3 लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो के अंदर बताया था, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो कि आज भी हमारे संविधान के अंदर ये लिस्ट सिस्टम है। फिलहाल ये 3 लिस्ट है जिसमें जिसको अभी 4 कर दिया गया है, रेसिड्यूसरी लिस्ट। इन 3 लिस्ट में क्या होता है कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि लिस्ट सिस्टम के द्वारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उनको डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर बताया जाता है, कौन कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो प्रोविंशियल लिस्ट में बताया गया था, और जो इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवाइड थी वो कॉन्करेंट लिस्ट में थी। और एक रेसिड्यूसरी लिस्ट अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है आधुनिक भारत में, जिसमें कि जो उस समय जो सब्जेक्ट नहीं थे, नए सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुए जो उस समय नहीं थे, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गई वगैरह हो गई, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आ गए। छठा था फेडरल कोर्ट वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन सम एंड सम डिसीजन वर कुड बी चैलेंज इन प्राइवेरी काउंसिल इन इंग्लैंड। जो फेडरल कोर्ट है, जैसे नाम से पता है फेडरल कोर्ट, यानी कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का दायरा लगता था। अगर स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता तो वो भी फेडरल कोर्ट में सॉल्व होता, स्टेट और सेंटर के बीच डिस्प्यूट होता तो भी वो फेडरल कोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होता, जो कि सेंटर में होता, परंतु स्टेट और सेंटर दोनों का काम करता है। फेडरल का मतलब आपको पता ही है, बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे डिवीजन ऑफ पावर या पावर, बहुत सारे जो अलग अलग पावर है उनको वापस यूनाइट किया गया, उसे फेडरल कहते हैं। फेडरल को हम यूनाइट भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल was established under Act Indian Council established under Act of 1858 was abolished। जो कि इंडियन काउंसिल जो इस्टेब्लिश हुई थी 1858 के एक्ट के अनुसार, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। एंड एडवाइजर वर अपॉइंटेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का एडवाइजर अब अपॉइंट किया गया। सेंट्रल बैंक
नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। जो सेंट्रल बैंक है, जो आज भी हमारा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी इसी एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्ट ऑफ 1935। इसलिए मैंने बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है और इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि आज भी हमारे आधुनिक भारत के अंदर है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें आगे देखिए 9वें स्थान पे है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल वाज एक्सटेंडेड एंड इट नाउ इंक्लूड अनटचेबल। जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल था, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक विशेष जाति को ही वोट देने का अधिकार होता है और विशेष जाति के लोग ही उस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, यानी उनको सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल दे दिया गया। जैसे आपको नाम से पता चलता है कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इसके अंदर अब अनटचेबल्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, जिनको हाथ नहीं लगाते, जिनको नीची जात कहा जाता है, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। और फेडरल रेलवे बोर्ड वाज प्रोविजन फॉर कंट्रोल कांस्टेंट एंड मेंटेन एक्सिक्यूशन ऑफ रेलवे। जो फेडरल रेलवे है, यानी नाम से ही पता चल रहा है फेडरल रेलवे, यानी एक संस्था बनाई गई फेडरल रेलवे बोर्ड के नाम से, जिसमें कि रेलवे बोर्ड को कंट्रोल किया जाना, रेलवे बोर्ड की मेंटेनेंस करना, उसको और आगे बढ़ाना, रेलवे पटरी लगाना, ये सारा रेलवे के लिए ये काम किया गया। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, 2 प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड उड़ीसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब बर्मा भारत से अलग हो चुका था एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार, और 2 और प्रोविंसेस भारत में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे उड़ीसा और सिंध कहा गया। इसके बाद इंडिया के अंदर कुल 11 प्रोविंसेस हो गए थे इंडिया के। तो ये कुल मेन जो प्रावधान थे, जो प्रावधान थे मेन वो आज हमने इस एक्ट ऑफ 1935 के देख ली। ये कुल 11 मेन प्रावधान थे जो कि हमने आपको करवाए। तो साथियों, ये था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ 1935। ये सारे प्रोविज़न मिला के, सारे प्रावधान मिला के एक्ट ऑफ 1935 बना था। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ आया होगा और आप 1935 का एक्ट समझ गए होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्ट ऑफ 1935 के बाद भारतीय लोगों पे इस एक्ट का क्या असर हुआ, भारत पे क्या असर हुआ, ये फेल हुआ या ये सक्सेस हुआ, इसके ऊपर क्या चाहते हैं अगर आप वीडियो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।